हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट गुरु क्लासेस। तो एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज में आज हम अपने अगले चैप्टर पे आ गए हैं। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, जो न्यू सिलेबस की है, यानी 2024 और 25 वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को पहले देख लेते हैं क्या पॉइंट्स, कितने मतलब सेक्शन पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो सेल साइकिल पढ़ना है। एम फेज में बेसिकली हम माइटोसिस पढ़ेंगे, फिर सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे माइटोसिस का, फिर मियोसिस पढ़ेंगे, फिर मियोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने। ठीक, थोड़ा सा जूम करके शुरू करते हैं। अच्छा, आपको सबको पता है कि चाहे आप जितने भी बड़े हो, चाहे या फिर जितने भी छोटे हो, एक सिंगल सेल से आपकी लाइफ शुरू होती है। फिर उस सिंगल सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, बेसिकली डिवीजन होता है। और उस डिवीजन से क्या होता है, एक सेल जो होती है वो दो में डिवाइड होती है। जो सेल डिवाइड होती है उसे पेरेंटल सेल कहते हैं, और जो सेल बनती है उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सेल हमारे पास ये है और इससे दो सेल डिवाइड होकर बनी, तो ये हमारे पास पेरेंटल सेल्स होंगी, और ये दोनों क्या क्या है, डॉटर सेल्स है। ठीक है, डॉटर कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ग्रोथ होती है, डिवाइड होती है, जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में आ जाती है ना। हमारी जो बॉडी है उसमें कितनी सेल है, मिलियंस ऑफ सेल्स है। तो ये किस वजह से आया, डिवीजन की वजह से। तो उसी डिवीजन के प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिक था, है ना, इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, सेल साइकिल। तो देखो, सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए और सेल ग्रोथ जरूर होनी चाहिए। ये दोनों चीज डिवीजन के लिए जरूरी है ना। जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होना और सेल का ग्रोथ नहीं होगी, तब तक जो सेल है वो डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, ऑल दीज प्रोसेसेस जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये जो होती हैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं। मतलब एक के बाद एक होंगी, एक कोऑर्डिनेशन, आप समझते हो ना, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना। तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं, जिससे करेक्ट डिवीजन हो पाए किसका, सेल्स का। ठीक है, अच्छा, अब आ जाती है सेल साइकिल की डेफिनेशन। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, है ना, events by which a cell duplicates its genome, synthesizes, sorry, ये ऊपर क्यों चला जा रहा है बार बार, synthesizes the other constituents of cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। मतलब सेल साइकिल क्या है, वो सीक्वेंस जिससे जो सेल है वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है। मतलब जो भी उसका डीएनए है या आरएनए है, उसको क्या करती है, डुप्लीकेट, उसकी कॉपी बनाती है। और क्या करती है, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, सेल की बाकी चीजों को सिंथेसिस करती है और इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और आखिरी में जाके डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में। उसी को सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, हालांकि जो सेल ग्रोथ होती है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। अगर सेल साइकिल मतलब सेल डिवीजन होना है तब भी तो ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन नहीं होना है तब भी जो सेल ग्रोथ है वो तो होती रहेगी। लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल। मतलब डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा नहीं होता है ना, वो सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। यहाँ किस इवेंट की बात कर रही है, जो सेल साइकिल में जो भी इवेंट्स हम पढ़ेंगे वो हमारे जेनेटिक कंट्रोल में होता है। बेसिकली सेल के अंदर जो डीएनए है वो खुद ही कंट्रोल करता है पूरी सेल के डिवीजन को। ठीक है, तो जो जो भी सेल साइकिल में इवेंट्स होते हैं वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में टोटल दो फेजेस होती हैं। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे एक नॉर्मल जो यूकैरियोटिक होती है, एक टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल होती है, वो 24 घंटे में डिवाइड करती है। वंस, एक बार 24 घंटे पे, लगभग 24 घंटे में एक बार एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करती है। ठीक है, हालांकि सेल साइकिल की ड्यूरेशन काफी वेरी करती है। जैसे कि ईस्ट के अंदर जो सेल है वो लगभग 90 मिनट के अंदर कंप्लीट होती है सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल कितने देर की होती है ईस्ट के अंदर, 90 मिनट के अंदर। तो 90 मिनट के अंदर ईस्ट की सेल डिवाइड कर जाती है, जबकि एक नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। ठीक है, तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके यहाँ अलग अलग आपको सेल साइकिल की ड्यूरेशन देखने को मिलती है। अब मैंने बताया सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, ये जो इंटरफेज होता है इसमें तीन फेज आते हैं, जी नॉट, सॉरी जी नॉट नहीं, G1 S और G2। ठीक है, ये सीक्वेंस में रहेगा, G1 S G2, इस तरीके से याद रखना सीक्वेंस में। ठीक है, इंटरफेज में तीन फेज आते हैं, G1 S और G2। और जो इंटरफेज होता है वो 95% टाइम होता है सेल साइकिल का। सेल साइकिल का कितना टाइम, 95% टाइम किस फेज में होती है सेल, इंटरफेज में ही होती है। ठीक है,
अच्छा, एम फेज होता है ऑब्वियसली, बच्चा जो 5% होगा वो एम फेज होगा, और ये इसको हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। यहाँ पे जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, एक्चुअल में सेल का डिवीजन होता है, बेसिकली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस कहाँ पे होती है? एम फेज में होती है। इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो एम फेज के बीच में जो समय होगा वही इंटरफेस है। ठीक है, और 95% टाइम क्या होता है? इंटरफेस। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन सेल की जो एवरेज सेल साइकिल है कितनी देर में? 24 घंटे पूरी होती है। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, मतलब सेल डिवीजन लगभग 1 घंटे ही होता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे का 95% आप निकालोगे ना तो 1 घंटे के आसपास आएगा। ठीक है, 24 घंटे का आप 95% निकालोगे तो मतलब बचेगा, तो 95% तो आएगा 23 घंटे के आसपास। 23 चला जाएगा तो 1 घंटे बचेगा। ठीक है, अब 95 के बजाय 5% निकालो, जो 5% बचा यानी कितना टाइम बचेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, 4 6 24, 4 5 20, देख रहे हो, 6/5 यानी लगभग वही 1.2 के आसपास। हाँ, तो 1.2 लगभग 1.2 घंटे के आसपास। ठीक है, तो 95% टाइम जो होता है यानी 23 घंटे के आसपास, 24 में से 23 घंटे ऐसा होता है जो कि सेल किस फेज में होती है? इंटरफेज में होती है। सिर्फ 1 घंटे जो होता है वो एम फेज चलता है। ठीक है, सो द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के 95% से भी ज्यादा टाइम क्या होता है? इंटरफेस होता है। ठीक है, अब आते हैं एम फेज पे। अच्छा, पहले फिगर देख लो आप, नहीं फिगर तो आप लास्ट में देखना, पहले पढ़ाई कर लो। ठीक है, होता है एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। और जो डॉटर के क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेपरेशन होता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस टर्म जो होता है इसका मतलब ही होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, या फिर डिवीजन ऑफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेस को वैसे तो हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि ये वो टाइम है जब सेल जो है डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है बाई अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। एक ऑर्डर्ड मैनर में, मतलब एक के बाद एक उसकी सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी बनाना, मतलब एक डीएनए हमारे पास ऐसा था, उसी की हमने एक और कॉपी बना ली, है ना, क्योंकि दो सेल्स बनेंगी तो आधा आधा दोनों में डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इंटरफेस को हम डिवाइड करते हैं 3 और फेसेस में। पहले अच्छे से याद रखना, हमने कहा कि सेल डिवीजन जो होता है उसके 2 फेस, इंटरफेस और एम फेस। अब इंटरफेस को हमने G1S और G2 में डिवाइड किया। ठीक है, G1S और G2 में डिवाइड किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। G1 फेज जिसे गैप 1 फेज कहते हैं, एस फेज जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं, और G2 फेज जिसे गैप 2 कहते हैं। ठीक है, अब देखो G1 फेज में क्या होता है। G1 फेज करस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डेप्रिकेशन। मतलब माइटोसिस खत्म होती है, उसके बाद से लेके जब डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है तब के बीच की जो समय होता है उसे G1 फेज कहते हैं। अब इसको आप सिंपल समझ सकते हो कि G1 के बाद एस फेज आता है। एस फेज होता है, इसमें होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो एस फेज शुरू होने के पहले तक का जो समय होता है, माइटोसिस के खत्म होने के बाद एस फेज से शुरू होने के पहले का जो बीच का समय होता है उसे क्या कहते हैं? G1 फेज। ठीक है, G1 फेज के दौरान सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है G1 फेज के दौरान, और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती, डज नॉट रेप्लिकेट, है ना। G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। फिर आता है एस या फिर सिंथेसिस फेज। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए की सिंथेसिस होती है, या कह लो डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, इस समय ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। जो सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट था वो बदला है, याद रखना। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता। आप सोचते हो कि पहले 46 क्रोमोसोम थे, या कह लो मान लेते हैं पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में 10 क्रोमोसोम थे। एस फेज के दौरान जो होता है, एस फेज के बाद आप सोचते हो 20 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। डीएनए का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता, डीएनए का अमाउंट बदलता है। मतलब मान लेते हैं पहले 10 पिकोग्राम डीएनए था, है ना, ऐसा लिख देते पीजी।
अब जो है 20 पिकोग्राम डीएनए होगा, ठीक है। लेकिन पहले अगर 10 क्रोमोसोम था तो अभी भी कितने ही क्रोमोसोम रहेंगे, 10 क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलता है एस फेज में, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए बदल जाता है, ठीक है। और अमाउंट डीएनए का अलग चीज होती है और नंबर क्रोमोसोम का अलग चीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स एस फेज के दौरान, ठीक है। अगर इनिशियल अमाउंट हम डीएनए का 2C लिखें तो इंक्रीज करके 4C हो जाएगा, ठीक है, एस फेज में। हालांकि देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और टू एन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट जीवन इवन आफ्टर एस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, दैट इज 2। जितना क्रोमोसोम पहले था एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा, ठीक है। अब इन एनिमल सेल्स में ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एस फेज में दो काम होते हैं। पहला काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। और दूसरा काम होता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, यानी सेंट्रियोल जो होता है वो भी डिवाइड कर जाता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में पड़ा है तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये एस फेज में दो काम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है G2 फेज। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। कुछ प्रोटीन्स स्पेशल बनाए जाते हैं माइटोसिस के लिए, वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। अब देखो तीनों फेज को क्लियर कर लो। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लगातार ग्रो करती रहती है, ठीक है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है G1 फेज में, इतनी सी बात। एस फेज में क्या होता है, यहां लिखा है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। रेप्लिकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर, और इसका डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सेल ग्रोथ कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ लिया, तो अब जरा फिगर देख लेते हैं आप। तो देखो कुछ ऐसा फिगर है हमारा, ये है G1 फेज, ये हमारा पूरा का पूरा एम फेज। देखो तो साइड में जो ब्लैक कलर का पूरा यहां से लेके यहां तक है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, एम फेज, ठीक है। जो एम फेज होता है देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, एम फेज के खत्म होने से एस फेज के शुरू होने के बीच का ये जो पूरा का पूरा समय है, ये किसका है, G1 फेज का। यही चीज लिखा हुआ था। G1 फेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है ना, सेल की ग्रोथ हो रही है, और सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव। बस दो बात, ठीक है। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। G2 फेज में क्या हो रहा है, अगेन सेल की ग्रोथ हो रही है ना, सेल की ग्रोथ हो रही है, और दूसरी चीज क्या है, कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है जो कि जरूरी है सेल डिवीजन कराने के लिए। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, इंटरफेस। G1, S और G2 तीन फेज आते हैं इंटरफेस में। अब हम पढ़ेंगे एम फेज। एम फेज में होते हैं 5 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें और हैं, जैसे एडल्ट एनिमल में कुछ कई सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमें लगता है अपीयर, डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, मतलब डिवाइड करती नहीं। जैसे जो हमारी हार्ट सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी लगभग नहीं होती है, ठीक है, तो डिवाइड ही नहीं करती। कई अदर सेल्स होती हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड करती हैं, अगर जरूरत पड़े तो एज नीडेड, जब जरूरत पड़ती है, जैसे अगर सेल्स को रिप्लेस करना है किसी इंजरी की वजह से या सेल की डेथ की वजह से, तब डिवाइड करेंगी, नहीं तो वो नहीं डिवाइड करती, ठीक है। ये जो सेल्स नहीं डिवाइड करती हैं हम उनको बोलते हैं कि ये एग्जिट हो जाती हैं, जीवन फेज से बाहर निकल जाती हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, जिन्हें क्विसेंट स्टेज या जीनॉट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल के बाहर एक स्टेज आपको दिखाई है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में वो सेल्स होती हैं जो कि सेल डिवीजन नहीं कर रही हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, मतलब ये अपना काम तो कर ही रही हैं, इनके अंदर रिएक्शंस तो चल ही रही हैं सारी, बस ये सेल डिवीजन नहीं कर रही हैं, इस वजह से इनको सेल साइकिल के बाहर रखा गया है और जी नॉट फेज कहा गया है कि ये जी नॉट फेज में, ठीक है। अच्छा, ये जो बना हुआ है ये सेल है बेसिकली, यहाँ पे एक सेल थी और यहाँ पे आप देख लो एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई, दो सेल हो गई, ठीक है। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate
until unless called on to do so डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल्स जी नॉट फेज में होती हैं ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करती या डिवाइड नहीं करती जब तक कंडीशन ना आ जाए, है ना, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ना आ जाए, ठीक है। एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। However, there are few exceptions where haploid cells divide by mitosis. For example, male honey bees. अब देखो यहाँ पे एनिमल सेल्स में हम एम फेज पढ़ने आ रहे हैं और एम फेज में बेसिकली हम पढ़ेंगे माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है ना, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन अभी आगे लिखा होगा, आप देखो, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्यों? क्योंकि किसी के अंदर 10 क्रोमोसोम है, तो जब डिवीजन होता है तो जो डॉटर बनती है उनके अंदर भी 10-10 क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का नंबर बराबर होता है, इस वजह से इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, माइटोसिस जो होता है वो जनरली डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ओनली सिन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मेल हनी बीज जहाँ पे माइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अगेंस्ट दिस प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स में माइटोसिस हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने पढ़ा था, हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज से हैप्लॉइड स्टेज, है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट 3 आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपने पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा था कि जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उनके अंदर भी माइटोसिस होती है, लेकिन एनिमल्स में नहीं देखा जाता, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं एम फेज में। एम फेज एनसीईआरटी लिखता है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ होता है? एम फेज में होता है। इसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के लगभग सभी कंपोनेंट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सिंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज सेम, क्योंकि प्रोजेनी और पेरेंट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होते हैं, इस वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। हालांकि कन्वीनियंस के लिए, मतलब हमारी स्टडी आसान हो इसके लिए, हमने माइटोसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस, है ना। माइटोसिस जो होता है उसको हमने 4 स्टेज में डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चारों स्टेज में कोई क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ की जा सकती है। सो एक स्टेज कब खत्म हुआ, दूसरा स्टेज कब शुरू हुआ, ये एक अंदाजा है, इसके बीच में क्लियर कट लाइन आप नहीं खरीद सकते कि हाँ ये पॉइंट पे तुरंत खत्म हो जाएगा एक स्टेज और दूसरा शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो 4 स्टेज कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आप पी मैट से याद कर सकते हैं, है ना, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। और प्रोफेज पे prophase. Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S2 and G2 phase of interphase, ठीक है। इंटरफेज में S फेज होता है, फिर G2 फेज आता है, फिर तुरंत प्रोफेज आता है ना। अब जो प्रोफेज होता है, the new DNA molecules are formed are not distinct but interviews। देखो, नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो उसके अंदर जो डीएनए होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे गुच्छे के फॉर्म में। मान लेते हैं ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा डीएनए है, या किसी और से बना देते हैं, ये है ना, ये गुच्छे के फॉर्म में होता है डीएनए नॉर्मली, ठीक है। तो वही लिखा हुआ इंटरट्वाइंड, मतलब होता है एकदम एक दूसरे में उलझे हुए, डीएनए पहले एक दूसरे में उलझा होता है, ठीक है। प्रोफेज की मार्किंग कब जाती है कि इनिशिएशन कब हुआ? प्रोफेज मार्क इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब अब जब प्रोफेज का हम कहते हैं कि प्रोफेज शुरू हो रहा है, जब ये जो उलझन है डीएनए के अंदर ये धीमे धीमे इसकी पैकिंग की वजह से सुलझना शुरू करती है। देख लो ऐसे पैकिंग की वजह से क्या हो रही है, जो डीएनए पूरा उलझा हुआ इंटरट्वाइंड है वो धीमे धीमे ठीक हो रहा है। और जैसे ही ये शुरू हो जाती प्रक्रिया, हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में लगा के सेल को, हम देखते हैं जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए जब इंटरट्वाइंड नहीं रह जाता है, मतलब वो धीमे धीमे शुरू होने लगता है, क्या करना, पैकिंग होनी उसकी शुरू हो जाती है, तब हम कहते हैं कि प्रोफेज शुरू हो गया, ठीक है। तो देखो, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जब ये होती है, क्या कहते हैं, प्रोफेज होता है तो क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होती है, अनटैंगल, मतलब सुलझता है, ठीक है। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन इन एस फेज ऑफ द इंटरफेज नाउ बिगिंस टू
मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, सेल के अपोजिट पोल्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब प्रोफेज कब खत्म हुआ ये चीज हम कैसे देखेंगे, तो दो पॉइंट है। देखो, पहली चीज, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो क्या होता है, और कंडेंस होगा और उससे बनेगा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स। ठीक है। Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere। जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो क्रोमेटिड के अटैच होने से बनते हैं। कुछ ऐसा होता है क्रोमोसोम। देखो, अब इसमें जो एक साइड है, एक साइड ये है क्रोमेटिड और एक साइड ये दोनों क्रोमेटिड है ना। कुछ ऐसा आप बना लो, ये होता है क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों क्या है, क्रोमेटिड है दोनों साइड। एक सेकंड रुक जाओ, ये गंदा सा बना है, इसको डिलीट कर। ठीक है, फिर से बनाते हैं। ऐसा और ऐसा, ये दोनों क्या क्रोमेटिड्स हैं, और ये दोनों क्रोमेटिड जुड़ी हुई होती हैं यहाँ पे। इस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, centrosome which has undergone the duplication during the interphase begins to move towards opposite poles of the cell. Each centrosome radiates out microtubules called ester. The two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus। क्या होता है ये चीज समझो। देखो, प्रोफेज में होता क्या है ये चीज समझो। पढ़ लिया आपने, जो पढ़ना था पढ़ लिया। ठीक है, नॉर्मली हमारी सेल ऐसे होती है, इसमें ऐसे डीएनए पड़ा होता है एकदम उलझा। प्रोफेज आया, क्या हो गई, डीएनए सुलझ गया। डीएनए सुलझ गया। ठीक है, कि कुछ इस तरीके से क्या हो गया, डीएनए की जगह पे क्रोमोसोम बन गया। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा क्या हुआ, ये हमारा है डीएनए। ठीक है, डीएनए इसके अंदर है। जो सेंट्रोसोम पड़ा हुआ है, सेंट्रोमेयर और सेंट्रोसोम में डिफरेंस याद रखना। जो क्रोमेटिड्स जुड़ती हैं, जिस जगह पे जुड़ती हैं उस जगह को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, या जिस चीज से जुड़ी हुई होती है उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोसोम क्या, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में से ऐसे धागे की तरह के, धागे के फॉर्म में ऐसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर्स, जो कि सेंट्रोसोम से निकले हुए हैं। ठीक है, अब जो सेंट्रोसोम का ये स्पिंडल फाइबर है और प्लस जो सेंट्रोसोम है, यानी स्पिंडल फाइबर प्लस सेंट्रोसोम ना, या एस्टर लिख लो, एस्टर। ये क्या हो रहा है, तो देखो, ये जो ये अरेंजमेंट दिख रहा है ना आपका, ये जो सेंट्रो क्या कहते हैं इसे, स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट दिख रहा है, कुछ ऐसा है ना, ऐसा, ऐसा कुछ है। तो इसको हम कहते हैं एस्टर। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टर। ये हर तरफ रहता है, पता है, पूरा ऐसा। अब एनसीईआरटी देखोगे तो इसको हम कहते हैं एस्टर। तो आप देख सकते हो स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टर। एस्टर और स्पिंडल फाइबर से जो बनता है उसे हम माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। माइटोटिक एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आया। अब समझ में आएगा आपको, ये पॉइंट फिर से पढ़ दो। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। हर एक सेंट्रोसोम से धागे के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, जिन्हें हम एस्टर्स कहते हैं, उनके अरेंजमेंट की वजह से। दो एस्टर, क्योंकि दोनों साइड है ना, एक ऊपर साइड एस्टर है, एक नीचे साइड, दोनों एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। स्पिंडल फाइबर के साथ मिलके माइटोटिक एपरेटस बना देते हैं। ठीक है, cells at end of prophase when viewed under microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and other and nuclear envelope। एक important point और आ गया कि जब आप क्या कहते हैं, मेटा प्रोफेज के आखिरी में सेल को देखेंगे तो जो सेल होती है उसका जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो ऐसे रहेगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई होगी। इसके अलावा गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, है ना, डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है,
ये नहीं दिखते हैं, ऐसा खत्म नहीं हो गए हैं, है ना, नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो और न्यूक्लियर एनवलप तो टूटने लगती है, टूट जाती है न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अब आते हैं मेटाफेज पे, सेकेंड फेज। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियर एनवलप जब पूरी तरीके से टूट जाएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मतलब पूरी तरीके से जब टूट जाएगा, तो स्टार्ट होगा सेकंड फेज माइटोसिस का, जिसे हम मेटाफेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, इस स्टेज तक क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यानी फॉर्मेशन आप समझ लो कंप्लीट हो जाता है, और कैन बी ऑब्जर्व अंडर क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। जो क्रोमोसोम होता है उनको हम क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस फेज में माइटोसिस की क्रोमोसोम को देखना, उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना सबसे आसान कब होता है, तो मेटाफेज में, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड, सबसे आसानी से हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर, जिनके बीच में क्या होता है, सेंट्रोमेयर होता है, आपको ऑलरेडी जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर्स और कॉल्ड काइनेटोकोर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं। जैसे मैंने बताया कि क्रोमोसोम जो होता है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, है ना। ये सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, सेंट्रोमेयर, CMS लिख देते हैं, सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर पे ही आप देखोगे तो ऐसे इधर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, एक इधर डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, दो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होंगे। थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं, है ना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जहां पे ये दोनों जुड़े हुए हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर इधर, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर इधर, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, कैसी लिख देते हैं ऐसे, है ना, समझने के लिए। तो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोमियर के ऊपर ही, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे, ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से आपको पता है ऐसे धागे के तरह के स्ट्रक्चर निकल रहे थे, हमने देखा था, है ना। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से ही जाके अटैच होते हैं, तो इधर से भी जाके और इधर से भी काइनेटोकोर से ही जाके अटैच होगा, है ना। एक तरफ से इधर वाले क्रोमोसोम का सेंट्रोसोम का, और एक तरफ से इधर वाले सेंट्रोसोम का, ऐसे, ठीक है। तो अभी आप आगे पढ़ोगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। These structures serve as sites of attachment of spindle fiber, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स के लिए ये साइट ऑफ अटैचमेंट है, फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर्स, है ना, टू द क्रोमोसोम एंड आर मूव्ड इन पोजीशन एट सेंटर ऑफ द सेल। अब क्या होगा, तो देखो ये था प्रोफेज, हमारा अर्ली प्रोफेज, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हल्के हल्के टूट रही थी, क्रोमोसोम धागे के फॉर्म में है, धीमे धीमे कंडेंस हो रहा है ना। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग टूट चुकी है, देखो आप, और क्रोमोसोम देखो लगभग फॉर्मेशन हो गया क्रोमोसोम का। फिर आता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी जब मेटाफेज होना शुरुआत होगी, तो मेटाफेज में क्या होगा, देखो ये है सेंट्रोसोम, ये भी सेंट्रोसोम, है ना। सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे मूव करने लगते हैं, और जो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर निकला हुआ है सेंट्रोसोम से, ये जाके किससे, काइनेटोकोर से अटैच होता है, एक मिनट, है ना, ये यहां से काइनेटोकोर से इसके अटैच हो गया, इधर काइनेटोकोर से इसके अटैच हो गया, इधर इसके काइनेटोकोर से, है ना। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है तनिक लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंट्रोमेयर्स निकलते हैं, ये हर एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से ऐसे अटैच हो जाएंगे, ऐसे ऊपर वाले से जो सेंट्रोमेयर निकलेंगे दूसरे वाले काइनेटोकोर से वो अटैच हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, इन्हीं के थ्रू इस क्रोमोसोम को कंट्रोल किया, इनकी पोजीशन कंट्रोल किया है कि कहाँ कहाँ पे रहते हैं ये। तो क्या करता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम को सेंटर पे अलाइन कर देते हैं, ऐसे, देख रहे हो, सेंटर पे अलाइन कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट बन गई, है ना। तो मेटाफेज में यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफेज प्लेट बन गई। अब देखो स्पिंडल फाइबर्स इधर काइनेटोकोर से ये जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले काइनेटोकोर से उधर वाला, है ना। इधर देखो ये चारों, इधर वाले काइनेटोकोर से ऊपर वाले चारों जुड़े हुए हैं, और नीचे वाले काइनेटोकोर से नीचे वाले चारों स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जो ऊपर वाला क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम होगा, वो स्पिंडल फाइबर्स को ऊपर की ओर खींचेगा, मतलब स्पिंडल फाइबर किससे जुड़े हुए हैं, क्रोमोसोम से, तो क्रोमोसोम को ऊपर की ओर खींचेगा। जो नीचे वाला हमारा सेंट्रोसोम है वो क्रोमोसोम को नीचे की ओर खींचेगा, और इसी खिंचाव में भाई आपने देखा, ये है हमारा क्रोमोसोम, इधर से आप खींच रहे हो और इधर से आप खींच रहे हो, तो क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, समझे, दो
क्रोमेटिड्स, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। किसके वजह से, खिंचाव की वजह से, ठीक है, खिंचाव की वजह से ऐसे अलग अलग हो जाती है। और हम कहते हैं सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हो गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। सेंट्रोमेयर्स कैसे हैं, सेंट्रोमेयर जो था वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो यही चीज आगे दिखेगा। अभी मेटाफेज में ये नहीं हो रहा, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग मेटाफेज में नहीं होती। मेटाफेज में क्या हो रहा है, ये चीज देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में ला दिए जाते हैं, और हेंस मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole। जो कि मैंने बताया कि स्पिंडल फाइबर्स एक तरफ से एक पोल की ओर कनेक्टेड होते हैं या एक सेंट्रोसोम की ओर कनेक्टेड होते हैं, और दूसरे काइनेटोकोर से दूसरे सेंट्रोसोम की ओर कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो की फीचर्स ऑफ मेटाफेज, मतलब ओवरऑल मेटाफेज में हुआ क्या, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल इक्वेटर या सेल के इक्वेटर, सेल के बीच में, है ना, मूव कर दिए जाएंगे, गेट अलोंग मेटाफेज प्लेट, जैसे मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होगा थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ प्लेट, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड भी होंगे, ठीक है। ये दो काम। अब हम आते हैं एनाफेज, जिसमें मैंने बताया सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, जब शुरुआत होती है, ऑनसेट मतलब शुरुआत होती है एनाफेज की, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली, जो मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है वो स्प्लिट होते हैं और दो डॉटर क्रोमेटिड बन जाते हैं। जो सिस्टर क्रोमेटिड थी पहले, तो हम इसको क्या कहते थे, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, जब स्प्लिटिंग हुई तो ये एक डॉटर क्रोमेटिड बन गई, ये एक डॉटर क्रोमेटिड बन गई, है ना। किसकी स्प्लिटिंग हुई, सेंट्रोमियर की, सेंट्रोमियर ही तो इसको जोड़ के रखा हुआ था, सेंट्रोमियर टूट गया जिसकी वजह से ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नाउ रिफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये जो डॉटर क्रोमोसोम बनी है, एक ये और एक ये क्या करेंगे, बिगिन टू माइग्रेट टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल, यानी एक जो है वो ऊपर की ओर जाने लगेगा और दूसरा वाला नीचे की ओर, है ना। यहाँ पे जब स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग होने के दौरान आधे ऊपर की ओर जाने लगेंगे, मतलब आधे क्या, मतलब एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है तो एक क्रोमेटिड ऊपर की ओर जाने लगेगा और एक क्रोमेटिड नीचे की ओर जाने लगेगा, ठीक है। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, जब एक इक्वेटोरियल प्लेन से क्रोमोसोम्स अलग जाएंगे, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। ये फिगर से आप समझोगे ये बात, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स जाने लगते हैं अपोजिट पोल्स पे, क्रोमेटिड भाई ऐसा था कुछ, है ना, कुछ ऐसा था, एक क्रोमेटिड और दो क्रोमेटिड। स्प्लिटिंग जब होती है तो ऊपर की ओर, ऊपर वाला क्रोमेटिड ऊपर की ओर चला जाएगा, नीचे वाला क्रोमेटिड नीचे की ओर जाएगा। जो क्रोमेटिड जाते हैं वो कुछ इस तरीके से जाते हैं, ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो धागा है जिसे आप स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं, क्योंकि उसको खींच रहा है ऊपर की ओर। ऐसे इधर वाले में आप देखोगे तो ये क्रोमेटिड ऐसे ऐसे क्रोमेटिड है जो कि नीचे की ओर जा रहा, और ये नीचे क्या है, धागा है ना। ये स्पिंडल फाइबर ऐसे खींचोगे आप, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ये ऐसे खींच रहा है, तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं, ये जो क्रोमेटिड के आर्म्स होते हैं, इनको आर्म्स कहते हैं ना, ये जो है ये क्या है, आर्म्स है। तो जो क्रोमेटिड के आर्म्स होते हैं वो सेंटर की ओर डायरेक्टेड रहते हैं, और जो उसके सेंटर होता है, देखो लिखा हुआ है, रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर पोल की ओर होता है ना, ये सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है वो पोल की ओर है ना, और जो आर्म्स हैं वो सेंटर की ओर डायरेक्टेड, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज, इसी वजह से हम लीडिंग एज कहते हैं, क्योंकि आगे जा रहा है तो लीड कर रहा है ना। विद द आर्म्स ऑफ सेंट्रोमेयर ट्रेलिंग बिहाइंड, सेंट्रोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, जो आर्म्स हैं वो ट्रेल कर रहे हैं या पीछे पीछे आ रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्रोमोसोम को उन्होंने ऐसे दिखा दिया, मतलब क्रोमेटिड को, ये क्रोमेटिड को ऐसे दिखा दिया, डॉटर क्रोमेटिड को। अब इसमें ये जो ये पॉइंट है ये हमारा क्या था, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये टेलिंग, मतलब ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है इसको। और ये जो आर्म्स हैं, ये आर्म्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं या ट्रेल कर रहे हैं, है ना। फॉलो कर रहे हैं या ट्रेलिंग है या फॉलो, आप जो भी कह सकते हो, ये फॉलो कर रहे हैं, ऐसा एनसीईआरटी ने लिख दिया, ठीक है।
दस एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई, अब एनाफेज में मेन चीजें क्या हुई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है जिससे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर चलेंगे। ये हमारा तीसरा फेज था। अच्छा, अब यहीं पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो बराबर होते हैं। भाई पहले हमारे पास कितना क्रोमोसोम था, 4 क्रोमोसोम था, है ना। ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, 1 2 3 और 4, है ना, ऐसे 4 क्रोमोसोम थे पहले। अभी भी जो दूसरी सेल्स बनेंगी, एक सेल इधर बन जाएगी, अभी देखना थोड़ी देर में, एक न्यूक्लियस इधर बन जाएगा और एक न्यूक्लियस इधर बन जाएगा। इन दोनों न्यूक्लियस में देखो, इसमें भी 4 क्रोमोसोम, है ना, इसमें भी 4 क्रोमोसोम और इसमें भी 4 क्रोमोसोम, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहते हैं, और बराबर इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहते हैं, और इसी वजह से इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है ना माइटोसिस को। माइटोसिस का आखिरी फेज है टीलोफेज। टीलोफेज कुछ खास मतलब इसमें चीजें नहीं होती हैं। टीलोफेज में क्या होता है, एट द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। टीलोफेज आखिरी स्टेज है ना, जैसे आपने याद किया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज आखिरी स्टेज है, ठीक है। क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, जब क्रोमोसोम अपने अपने पोल पे आ जाएंगे वो डीकंडेंस हो जाएंगे और इंडिविजुअलिटी लूज हो जाएगी, मतलब फिर से वो धागे के फॉर्म में हो जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको टीलोफेज दिखा रखा है, सॉरी, यहाँ देखो आपको टीलोफेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक एक क्रोमोसोम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे गुच्छा दिखेगा, हाँ, एक गुच्छा इधर, एक गुच्छा इधर, तो अलग अलग क्रोमोसोम नहीं दिखते, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, है ना, और इस सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट टू पोल्स ऑफ द सेल, है ना। तो एक सेल एक पोल पे इधर कलेक्ट हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल हम कह रहे हैं, ठीक है, क्रोमेटिन इधर कलेक्ट हो गया और क्रोमेटिन इधर कलेक्ट हो गया। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम होते हैं, या जो उसे क्या कहते हैं, हाँ क्रोमोसोम ही समझ लो, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है अलग अलग लेवल पे। जैसे पहले डीएनए जो होता है इसको न्यूक्लियोसोम के रूप में पैक किया जाता है, न्यूक्लियोसोम। फिर न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमैटिन, है ना, न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटिन बनता है। फिर क्रोमैटिन से कहीं आगे चल के क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। इस तरह की पैकिंग होती है। तो क्रोमैटिन अब रह जाएगा, क्रोमैटिन जैसे धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, है ना, ऐसे कुछ धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन, ठीक है। हाँ, तो अब आखिरी में क्या हुआ की इवेंट्स क्या है, टीलोफेज में क्या हुआ, तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट एंड, है ना, अपोजिट स्पिंडल फाइव पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट। क्रोमोसोम क्लस्टर होंगे और उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, अब क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे हमें, ठीक है, सिर्फ क्रोमेटिन दिखेगा। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब दोनों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने लगेंगी, ऐसे एक इधर बन जाएगी और ऐसे एक इधर बन जाएगी, दोनों तरफ, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, जो न्यूक्लियोलस है और गोल्गी बॉडी है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वापस से दिखने लगेंगे। शुरू में आपको याद है ये सारे के सारे क्या हो गए थे, नहीं दिख रहे थे, है ना, ये गायब हो गए थे, ठीक है। तो ये वापस से दिखने लगेंगे, ठीक। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस में। अच्छा, साइटोकाइनेसिस से पहले ये फिगर दे, देखो टेलोफेज आपने देख लिया, फिर वापस से सेल आप कहाँ आ गए, इंटरफेज में। अब ना ये एक डॉटर सेल और ये एक डॉटर सेल, और दोनों सेल कैसे हैं, इंटरफेज में, है ना, डिवीजन खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है साइटोकाइनेसिस। अभी हमने जो डिवीजन देखा है ना वो कैरियोकाइनेसिस था, है ना, न्यूक्लियस का तो डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए। अब सेल का कैसे डिवीजन होगा ये देखो। Mitosis accomplishes not only segregation or duplication of chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter। मतलब न्यूक्लियस तो डिवीजन होता है, ये सेल का भी डिवीजन होता है। कैसे होता है, बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के सेपरेशन, साइटोप्लाज्म के सेपरेशन से जिसे साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में, अच्छा मैं पहले आपको समझा देता हूँ फिर उसके बाद देख लेना ये चीज, है ना, कि कैसे होता है। पहले मैं आपको जरा सा समझा देता हूँ। देखो, साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन के दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं फोरोफॉर्मेशन। फोरोफॉर्मेशन में क्या होता है, फोरोफॉर्मेशन में क्या होता है कि मान लेते हैं हमारी सेल है और ये सेल थोड़ी सी लचीली, है ना, अच्छी सी प्यारी सी सेल है हमारी, ठीक है। ये जो होती है इसके अंदर एक खांच बनती है ना, न्यूक्लियस इसके अंदर दो बन लो, दो न्यूक्लियस बना ले, एक न्यूक्लियस इधर बन गया, डिवीजन हुआ क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हुआ तो न्यूक्लियस दो हो गए, है ना। तो न्यूक्लियस दो हो गया, अब क्या होगी, इसमें खांच बनेगी ऐसे, ये है फोरो, है ना। ये जो खांच बन गई एक ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड, इसको हम कहते हैं फोरो, तो इस वजह से फोरो फॉर्मेशन। ये खांच फिर बढ़ती चली जाएगी और आपके पास दो न्यूक्लियस, दो सेल हो जाएंगे आगे चल के, है ना, हर एक का एक न्यूक्लियस। दूसरा तरीका होता है फोरो फॉर्मेशन और सेल प्लेट फॉर्मेशन।
ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये किस वजह से होता है, ये किस जगह पे होता है, जहां पे सेल टफ होती है, कड़ी होती है, वो लचीली नहीं होती, उसके अंदर फरो फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। जैसे प्लांट्स की सेल में, प्लांट्स की सेल मान लेते हैं कुछ ऐसी होती है ना, कॉर्क की सेल्स जो देखी थी उन्होंने कुछ ऐसी थी, है ना। अब ये जो सेल है, क्योंकि सेल वॉल है, सेल वॉल टफ होती है, तो ये मुड़ नहीं सकती अंदर की ओर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक चीज बननी शुरू होती है यहाँ बीच में से, जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट। एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर का डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन तो हो चुका है ना। सेल प्लेट ये ऐसे बनती चली जाती है दोनों डायरेक्शन, है ना, बीच से शुरू होती है और पूरा ऐसे बन जाती है। ठीक है, धीमे धीमे ये क्या होगा, ऊपर की एक सेल अपनी बन जाएगी एक न्यूक्लियस के साथ, और एक आपकी नीचे की सेल बन जाएगी एक न्यूक्लियस के साथ। तो ये होता है दो तरह का डिवीजन, फोरोफॉर्मेशन जो कि लचीली सेल यानी एनिमल सेल में आपको देखने को मिल जाएगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन आपको प्लांट्स के सेल में दिखेगा। ठीक है, देखो इन एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खांच या फरो आ जाती है, तो फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। हाँ, अल्टीमेटली वो डीप होते होते फरो सेल को दो भागों में डिवाइड कर देती है। प्लांट्स सेल में, अगर प्लांट सेल की बात करें, आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो इनएक्सटेबल होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब वो मुड़ नहीं सकती, है ना। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल में होता है वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है, जो कि आउटवर्ड ग्रो करता है, मीटिंग द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। जो साइड साइड के वॉल्स है उन पे जाके मीट करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। जो नई सेल वॉल बनी है, ये सेल वॉल ये तो बन गई है ना, एक ऊपर सेल वॉल बन गई, एक नीचे। ये जो नई सेल वॉल बनी है, ये शुरुआत में जो बनता है बीच में, उसे हम कहते हैं सेल प्लेट। उसी सेल प्लेट की वजह से बनती है। ठीक है, सेल प्लेट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिडिल लैमेला, आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सेल में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ा होगा। मिडिल लैमेला क्या होता है, प्लांट सेल के बीच में जो जगह होती है, उसमें दो प्लांट सेल के बीच का जो पार्ट होता है उसे मिडिल लैमेला कहते हैं, है ना। कम्युनिकेशन और मटेरियल्स का इंटरचेंज, या सेल के प्लांट सेल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखना, इसका काम होता है, हाँ, बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट। तो जो सेल प्लेट होती है वो मिडिल लैमेला को ही रिप्रेजेंट करती है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के समय जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर। जो दोनों डॉटर सेल बनी है उन्हीं में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, जिसे हम सिंसाइसियम कहते हैं। जैसे कि लिक्विड स्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। अब सिंसाइसियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंसाइसियम में होता क्या है, देखो कि न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया, ये हमारी सेल थी और ये हमारा था न्यूक्लियस, है ना। बाद में क्या हुआ, जो सेल थी वो तो है ऐसे, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, दो न्यूक्लियस हो गए। तो एक सेल के अंदर नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस हो गए, इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन या फिर सिंसाइसियम, है ना, सिंसाइसियम। जो कोकोनट वाटर आप पीते हो, जिसे आप कहते हो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, है ना, कोकोनट वाटर जो होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का। तो लिक्विड एंडोस्पर्म जो आप पीते हो या कोकोनट वाटर जो आप पीते हो, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। तभी तो इतना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि न्यूक्लियस होता है या जो अंदर सेल होती है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है। ठीक है, तो बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, यूजुअली जो है ये डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है, ओनली डिप्लॉयड सेल्स यूजुअली, लेकिन है ना, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ इंसेक्ट्स में, सब सोशल इंसेक्ट्स में हैप्लॉयड सेल्स के अंदर भी माइटोसिस होती हुई देखी गई। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, अब यहाँ पे आओ, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, है ना। तो अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आ गया तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होती है। ठीक है, इसके अलावा जब सेल की ग्रोथ होती है तो उससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है। फॉर एग्जांपल सेल जो है मान लेते हैं इतनी बड़ी थी नॉर्मली और उसमें इतना बड़ा सा न्यूक्लियस था, लेकिन जब सेल की ग्रोथ होने लगती है तो न्यूक्लियस तो आपका इतना बड़ा ही रह जाता है। मान लेते हैं सेल की ग्रोथ होते होते सेल बहुत बड़ी हो गई, है ना। अब जो आपके अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो उतना उस हिसाब से रेशियो में नहीं रह गया, है ना। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो रह गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है,
जो सेल है उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, ये रिस्टोर करने के लिए। इट इज देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है, जिसे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं, इसको रिस्टोर करने के लिए भी माइटोसिस की जो है हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जब सेल का डिवीजन होने लगेगा तो यहाँ पे दो सेल्स बन जाएंगी जिनके अंदर न्यूक्लियस अपना अपना रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी माइटोसिस से ही रिस्टोर होता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है माइटोसिस का, सेल रिपेयर, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और सेल का रिपेयर करना, ठीक है। सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। जो हमारी स्किन सेल्स है, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस बेसिकली स्किन सेल्स है ना, जो हमारी गट की लाइनिंग है, जो हमारे स्टमक इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, और जो ब्लड सेल्स हैं लगातार रिप्लेस हो रही हैं। तो इसको, ये जो सेल का रिपेयर रिपेयर करना है, सेल को रिपेयर करना है, पुरानी सेल्स हटा के नई सेल लानी है, किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से, ठीक है। माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो सेल प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है ना, चाहे एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे लेटरल मेरिस्टम हो, कैम्बियम हो। इसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है प्लांट्स की थ्रू आउट देयर लाइफ। तो प्लांट्स पूरी जिंदगी ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब आते हैं मियोसिस पे, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब मियोसिस में क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जैसे हमारे पास एक नॉर्मली हमारी जो सेल होती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब भी हमें एग बनाना होता है या स्पर्म बनाना होता है ना, स्पर्म बनाना होता है या फिर एग बनाना होता है, तो हमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा करना पड़ता है, 23 यहाँ रखना पड़ता है और 23 यहाँ रखना पड़ता है, जिससे कि जब जाइगोट बने और फ्यूजन हो, तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 23 और 23 मिला के 46 हो जाए। अगर हम 46 कर देंगे तो क्रोमोसोम का नंबर 92 हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं होता है ना। क्रोमोसोम का नंबर हमारा ज्यादा या कम हो गया तो हमारे अंदर बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं, आपको पता है ना। तो 46 जो क्रोमोसोम था, उसका क्रोमोसोम का नंबर हमें कितना करना पड़ा? 23। 46 से 23 आधा करना पड़ा, 46 से 23 यहाँ पे भी आधा करना पड़ा, जिससे कि आगे चल के जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें सही अमाउंट में मिल सके। तो ये जो डिवीजन है, जिस जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो जाता है, ये होता है मियोसिस के थ्रू। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं, यानी ये स्पर्म और एग, ये दो गैमेट है, इनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी आधा क्रोमोसोम होता है, 23, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पेशल डिप्लॉइड सेल से होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन, यहाँ पे वो डिवीजन होता है जहां जो रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम नंबर को हाफ में, आधा कर देता है, जिससे कि हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और इस डिवीजन को कहते हैं मियोसिस, और इस वजह से मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। हम जैसे अपना एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा हर एक सेल हमारी क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, लेकिन जो हमारे स्पर्म होता है या जो एग होती है वो क्या है? हैप्लॉइड। तो हमारे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड सेल किसकी वजह से आ रही है? मियोसिस की वजह से, ठीक है। जहां पे बाद में जब फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूजन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तो रिस्टोर हो जाता है डिप्लॉयड फेस, है ना। यहाँ पे देखो आप 46 क्रोमोसोम हमारे पास वापस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब आगे देखो, meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 और meiosis 2। meiosis जो होती है वो दो भाग में होती है, meiosis 2 और meiosis 1। meiosis 1 ऑब्वियसली पहले 1 फिर 2, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो कई बार आप ध्यान नहीं देते हो, आपको लगता है मियोसिस 1 में भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मियोसिस 2 में भी डीएनए का, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। आगे आप देखोगे भी, ठीक है। Meiosis 1 is initiated after parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatid at S phase। S phase जब हो जाता है और जो हमारा डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, उसके बाद मियोसिस 1 शुरू होती है, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोम, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये सब शब्द समझो, पहली चीज, पहला शब्द होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हर एक क्रोमोसोम दो दो होता है, बेसिकली एक पेयर में होता है। जब हम कहते हैं हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम नहीं है एक्चुअली में हमारे पास है 23 पेयर क्रोमोसोम, है ना। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 हमने लिया और कुछ ऐसा दिखता है क्रोमोसोम नंबर 1,
तो ये क्रोमोसोम नंबर के 1 की दूसरी कॉपी, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम 1 और 2 पढ़ते हैं, इस वजह से टोटल 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो इसी को कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी प्रोड्यूस, है ना, बनी होना। तो ये दोनों क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब मियोसिस होती है ना, तो जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी पेयरिंग होती है। मान लेते हैं ये हमारी सेल है और सेल में हमारा, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर 3 की, क्रोमोसोम नंबर 3 यहाँ पे था और दूसरा कॉपी क्रोमोसोम नंबर की 3 की यहाँ पे थी। तो जब मियोसिस होती है ना, तो ये दोनों की पेयरिंग होगी और ये दोनों एक साथ में आएंगे, ऐसे समझ में आया, बगल बगल आएंगे, ठीक है। अगर दोनों तरीके से बनाना चाहो तो ऐसे बना दो, ठीक है। ये क्या आएंगे, ऐसे बगल बगल में आएंगे, इसे कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है सॉरी सॉरी फोर हैप्लॉइड, हाँ, तो ये आपको पता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस। अब क्या लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या चीज लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस टू। मियोसिस 2 कंप्लीट होने पे 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। माइटोसिस में 2 सेल्स बनती थी, ठीक है, यहाँ पे 4 बनती हैं, ठीक है। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 अगेन चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अगेन बाकी सब में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 मियोसिस 2 के अंदर, ठीक है। अब मियोसिस 1 पढ़ते हैं। मियोसिस 1 में ही है जो है एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। प्रोफेज 1 सबसे पहले फेज जो होती है मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 होती है। प्रोफेज 1 पहली मियोटिक फेज है और ये काफी लंबी होती है बाकी फेजेस की वजह से और बाकी फेजेस के कंपैरिजन में, और काफी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है, ठीक है। इसको मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये 5 क्या है, प्रोफेज 1 की 5 अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ठीक है। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल होने लगते हैं धीमे धीमे, जो कि ऑलरेडी आपको पता है प्रोफेज का कंडीशन ही है कि क्रोमोसोम धीमे धीमे विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉम्पैक्टेशन होने लगता है क्रोमोसोम का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, सेकेंड फेज, जिसे हम जाइगोटीन कहते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग टुगेदर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं उनका पेयरिंग होता है, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। जो आपको पहले बताया था, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के पास में आने लगते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी सेल थी, ये हमारा न्यूक्लियस था, है ना। न्यूक्लियस क्या है, टूट रहा है धीमे धीमे, न्यूक्लियस टूट रहा है धीमे धीमे, और जो क्रोमोसोम्स थे उनकी पेयरिंग हो रही है। तो क्रोमोसोम मान लेते हैं, एक क्रोमोसोम ये था और एक क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, दोनों के दोनों, है ना। इसे कहते हैं सिनेप्सिस हो गया। क्रोमोसोम नंबर की 1 की दोनों कॉपी और क्रोमोसोम नंबर 2 की ये दोनों कॉपी, ये दोनों साथ में आ गए और ये दोनों साथ में आ गए। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पेयरिंग हो गई या सिनेप्सिस हो गया, ठीक है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इनको होमोलॉगस, ऑब्वियसली ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, समझो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो क्रोमोसोम जो होता है उस जो पेयरिंग स्टेज होती है, क्रोमोसोम सिनेप्सिस जैसे हम कहते हैं, है ना, सिनेप्सिस या जो भी है पेयरिंग, उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो अच्छे से याद रखना, ये क्रोमोसोम्स की पेयरिंग कैसे हुई है भाई, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इनको एक दूसरे के पास लाई है, वो क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई है, ठीक है। अब इसी फिगर को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ही रहेगा, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। क्रोमोसोम की पेयरिंग, ठीक है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना जिसकी वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई, या सिनेप्सिस जिसकी वजह से हुआ, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड बाइवेलेंट या टेट्राएड। जो कॉम्प्लेक्स बना है या जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का कॉम्प्लेक्स बना है ये, है ना, एक ये और एक ये, इसको हम दो नाम देते हैं। और नाम क्यों देते हैं ये ध्यान रखना, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, या फिर टेट्राएड। टेट्राइड इस वजह से कहते हैं क्योंकि 4 क्रोमेटिड है यहाँ पे, समझ में आया, क्या है, 4 क्रोमेटिड्स, 4 क्रोमेटिड, ठीक है।
तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है इसको आप बाइवेलेंट भी कह सकते हो, बाइवेलेंट इस वजह से कहोगे क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, और टेट्राइड भी कह सकते हो, टेट्राइड इस वजह से कहोगे क्योंकि 4 क्रोमेटिड है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट या फिर टेट्राइड, ठीक है। हालांकि टेट्राइड जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होंगे एट नेक्स्ट स्टेज, मतलब जाइगोटीन पे हम जाइगोटीन के बाद जो स्टेज आएगी उसमें हम बाइवेलेंट्स को क्लियरली देख सकते हैं, बाइवेलेंट्स या टेट्राइड को, ठीक है। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोपेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचिटीन। तो जो लेप्टोटीन और जाइगोटीन स्टेज थी वो थोड़ी सी कम समय लेती है पैचिटीन के कंपेरिजन में, पैचिटीन और लंबी स्टेज। पैचिटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 chromatids of bivalent chromosome become distinct and clearly appears at क्या कहते हैं टेट्राइड्स, ठीक है। तो ये जो अब टेट्राइड्स बने थे या जो बाइवेलेंट्स बने थे ये पैचिटीन स्टेज में हमें क्लियरली दिखने लगेंगे। बने कहाँ थे, हमारे सेकंड स्टेज जो थी जाइगोटीन उसी में बन गए थे, लेकिन दिखेंगे कहाँ पे, हमारे पैचिटीन में, ठीक है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एंड द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब पैचिटीन स्टेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी एक क्रोमेटिड है और ये हमारी एक क्रोमेटिड है, ठीक है। फिर ये हमारी एक क्रोमेटिड है और ये हमारी दूसरी क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड है और एक ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इस वजह से दोनों क्योंकि अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड है, इस वजह से क्या कहा जा रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती हैं ये क्या करती हैं, ये क्रॉसिंग ओवर करती है, मतलब एक जगह पे इन दोनों का ऐसे क्रॉस बन जाता है, ऐसे ये क्या बन गया, क्रॉस बन गया, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्लियरली अगर थोड़ा सा और देखें, थोड़ा सिंपल फिगर बनाते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये है, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये, ठीक है। फिर एक सिस्टर क्रोमेटिड हमने ये बना दी, एक ये बना दी, और यहाँ पे ये हो गया क्या, क्रॉसिंग ओवर। इस जगह पे क्या हो गया, ये हो गया क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, समझ में आ रहा। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो क्रॉसिंग ओवर में एक्चुअल में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो दोनों हैं इनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए का है उसका थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है, इससे वेरिएशन भी बढ़ता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम मतलब जरूरत होती है, एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेशन ठीक ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट था जो कि भूल गए, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होती है ना, जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स में उस जगह पे एक नोड्यूल, एक गांठ बन जाती है, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो जो जाइगोटीन स्टेज है हमारी, पैचिटीन सॉरी है ना, पैचिटीन हम पढ़ रहे हैं, पैचिटीन जो स्टेज है इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, एंजाइम तो पता चले रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का जिससे कि वेरिएशन बढ़ेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैचिटीन। पैचिटीन के खत्म होते होते रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो पूरा हो जाता है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की जगह पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से लिंक होते हैं, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, जब जो ये दोनों भाई होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आए थे, क्यों, क्योंकि एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनके बीच में बना था। इसी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बेसिकली समझ लो यही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दोनों क्रोमोसोम को एक साथ जोड़ के रखा था। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो खत्म होने लगेगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। एंड टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट homologous chromosome of the bivalents to separate from each other except at the site of crossover। क्रॉसओवर जहां पे हुआ है ना, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके अलावा ये दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। जो these excessive structures are called chiasmata। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां पे देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन गया है कि नहीं, रेड पेन यूज करो, है ना,
यहाँ पे देखो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन गया है ना, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर के समय पे एक्स शेप का ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसी को हम क्या कहते हैं, कैजमेटा। ठीक है, कैजमेटा। ठीक है। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। जो डिप्लोटी स्टेज है ये महीने या फिर सालों तक रह सकती है। फाइनल स्टेज मियोटिक प्रोफेज 1 की डायाकाइनेसिस कहलाती है। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, कैजमेटा का टर्मिनलाइजेशन यानी खत्म हो जाता है कैजमेटा, तो अपना दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग, ये अलग हो जाएगा, ये अलग अलग, क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है, तो ये दोनों क्रोमोसोम अब अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है। During this phase, the chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the chromosome फॉर सेपरेशन। अब इस फेज में क्रोमोसोम का पूरा कंडेशन हो चुका होता है और मियोटिक जो मियोटिक क्या लिखा हुआ, मियोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। ये था एक नीचे के साइड मैंने बता दिया है, एक सेकंड रुक जाओ। तो एक हमने सेंट्रोसोम नीचे बना दिया है और एक सेंट्रोसोम नीचे ऊपर बना दिया है। अब यहां से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वो जाके ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखो अंतर, देखो माइटोसिस और मियोसिस में एक बेसिक अंतर देख लो। माइटोसिस में क्या हुआ था, ऐसे था क्रोमोसोम, है ना, एक ही क्रोमोसोम को ऊपर से एक स्पिंडल फाइबर जोड़ रखा था, नीचे से दूसरा स्पिंडल फाइबर, तो ऊपर वाला ऊपर खींच रहा था, नीचे वाला नीचे, जिसकी वजह से ये टूट जा रहा था। यहाँ पे एक क्रोमोसोम को दोनों नहीं जोड़ रखे हैं, एक क्रोमोसोम को एक ही ने पकड़ रखा है। ऊपर वाले क्रोमोसोम को ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर ने पकड़ रखा है और ऊपर की ओर खींचेगा, नीचे वाले क्रोमोसोम को नीचे वाले ने पकड़ रखा है और नीचे की ओर खींचेगा। ठीक है। तो ये याद रखना है, ये बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस मियोसिस में। इसी वजह से यहाँ पे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग नहीं होती है। ठीक है, आगे आप देखोगे डायकाइनेसिस के एंड तक न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो जाती है। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब हम आते हैं मेटाफेज पे, तो फिर से 1 मिनट के लिए जरा ध्यान दो और जितनी भी स्टेजेस हमने पढ़ी अभी वो ध्यान दो, क्या पढ़ी हमने। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है। लिप्टोटीन में बेसिक क्या हुआ, लिप्टोटीन में कुछ खास नहीं हुआ था, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्टेशन हुआ था, है ना, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन या कॉम्पैक्टेशन हुआ था। जाइगोटीन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था सिनेप्सिस, है ना, यहाँ पे सिनेप्सिस हुआ था और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था। पैचिटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। डिप्लोटीन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो है कैजमेटा फॉर्मेशन, कैजमेटा हमने देखा था। ठीक है। डायाकाइनेसिस में क्या हुआ था, अच्छा इसके अलावा डिप्लोटीन में एक और चीज हुआ था, कैजमेटा तो बना था लेकिन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया था, है ना, ये खत्म हो गया था, टूट गया था। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, डिप्लोटीन में। डायाकाइनेसिस में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, क्या इंपॉर्टेंस हुआ था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पूरी तरीके से खत्म हो गई, कैजमेटा भी पूरा खत्म हो गया, है ना, कैजमेटा भी पूरा खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो वैसे भी नहीं रहेगा। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर तो होती है, टेट्रैड्स देखने को मिलते हैं, टेट्रैड्स देखने को मिलते हैं, सीन, है ना, और जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, टेट्रैड्स फॉर्मेशन होता है, टेट्रैड या बाइवेलेंट का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखने को कहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट है, जाइगोटीन में फॉर्मेशन होता है, पैचिटीन में देखने को मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, जाइगोटीन में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, कहाँ लिखा था वो पॉइंट, हाँ बाइवेलेंट या टेट्राइड। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट नेक्स्ट स्टेज, जो कि क्या है, पैचिटीन, पैचिटीन में द देखो एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राइड, है ना, तो पैचिटीन में हमें देखने को मिला था, फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था, जाइगोटीन। ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और कैसमेटा। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5 पॉइंट्स जो 5 चीजें हैं जो प्रोफेज 1 के इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है, यही सब हमने पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं मेटाफेज पे। तो अभी हमने प्रोफेज पढ़ा, अब मेटाफेज पे आते हैं। Bivalent chromosome align on the equatorial plane. The microtubules from the opposite poles of the spindle attached to the kinetochore of homologous chromosome, जो कि हमारा मैंने दिखा दिया है ना, यहाँ से इधर आपका अटैचमेंट हो जाएगा, ऊपर वाले से इधर अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इंपॉर्टेंट मतलब देखने को अच्छा लगेगा आपको। प्रोफेज 1 तो हो गया। मेटाफेज में क्या होगा, देखो ऊपर वाले से ये क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं और नीचे वाले से ये क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाले ने क्रोमोसोम को इधर खींच लिया अपने साइड और नीचे वालों ने क्रोमोसोम को अपने साइड खींच लिया, तो यहाँ पे किसी तरह की क्या नहीं हुई है, सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग नहीं हुई है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम थे, चार, एक दो तीन चार, चार क्रोमोसोम थे, दो ऊपर चले गए और दो नीचे चले गए। बाद में ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, नीचे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगी। ऊपर सिर्फ दो क्रोमोसोम रह गए और नीचे भी दो क्रोमोसोम। शुरुआत कितने से की थी, चार से। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, आधा हो गया, इसीलिए रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होगा, अगेन वही चीज, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड तो आपस में अटैच होंगी, वो अटैच रहेंगे, रिमेन अटैच, है ना, अपने सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और दोनों अलग अलग पोल पे जाएंगे। आखिरी फेज टीलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस वापस से दिखने लगेगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स, जो दो सेल्स बनी है ना, इनको हम, जो ये दो सेल्स बन गई है ना, एक ये वाली ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, इसको हम डायड भी कहते हैं, डायड ऑफ सेल्स, ठीक है। Although in many cases the centrosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. हालांकि कई जगहों पे देखा गया है कि क्रोमोसोम जो होता है वो कुछ डिस्पर्सन, उसका थोड़ा सा डिस्पर्सन हो जाता है और वो वापस से इंटरफेस न्यूक्लियस की तरह नहीं दिखता है ना। जैसे हमने देखा था कि जैसे ही माइटोसिस खत्म हुई थी हमने कहा वापस सेल किस में आ गया, इंटरफेस में। यहाँ पे उस तरह का नहीं दिखता है, ठीक है। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, यानी मियोसिस 1 M1 और मियोसिस 2 यानी M2, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है, सारी जगह का जो समय होता है, जो स्टेज होती है, इसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट, बहुत ही छोटी है ना, समय के लिए होती है। M1 जैसे मियोसिस 1 खत्म होता है तुरंत मियोसिस 2 शुरू होती है, बीच की जो समय बचेगा उसी को इंटरकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, इस इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, जो कि एक विच इज मच सिंपलर फेज देन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 ऑब्वियसली आपने देखा था, लेप्टोटीन जाइगोटीन सब इतना बड़ा सा था, तो अब तो प्रोफेज बहुत ही सिंपल होगी। अब देखो मियोसिस, अब देखा हुआ यहाँ पे मियोसिस 2 जो होती है वह एक्चुअली क्या होती है, माइटोसिस के तरह होती है, सेम टू सेम माइटोसिस जैसा, ठीक है, सेम टू सेम। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज 2 जब शुरू होगा, मियोसिस 2 में चार फेजेस को नाम क्या देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में वही होगा, क्रोमोसोम का एलोंगेशन होगा, मतलब क्या कह लो आपका, क्या कहते हैं उसे, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। और इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स और नॉर्मल माइटोसिस, जो मियोसिस 2 होती है वो माइटोसिस जैसी होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी और क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे आपको, फिर से कॉम्पैक्टेशन होगा शुरू होगा। मेटाफेज 2 में मेटाफेज प्लेट बनेगी, वही सारी चीजें है ना। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम का इक्वेटर पे अलाइन होना, ये सब कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट बनेगी और स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, ठीक है, काइनेटोकोर से। एनाफेज 2 में अगेन सिंपल वही चीज होगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, कहाँ पे होती थी, माइटोसिस में। तो जो ये एनाफेज 2 है, मियोसिस 2 का एनाफेज 2, वो बेसिकली क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, वैसे ही एनाफेज जैसा, माइटोसिस जैसा एकदम, ठीक है। और अपोजिट पोल्स पे दोनों चले जाएंगे, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स स्प्लिट होंगे वो अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, ठीक है। टीलोफेज 2 में क्या होगा, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2 इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट क्लोज इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, जिससे कि टेट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा या 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगी। टोटल 4 सेल्स हो गई ना, दो ऊपर हमने देखा था डायड, दो और बन जाएंगी, है ना, उसी को टेट्राइड कहेंगे। तो मियोसिस 2 जो है ना, बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे माइटोसिस ही हो रही। तो मियोसिस 1 आप पढ़ते हो, मियोसिस 2 जो होती है वो माइटोसिस ही होती है बस, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जैसे क्या होता है कि G1 फेस आता है, S फेस आता है, G2 फेस आता है, फिर होती है मियोसिस 1, है ना, M1। M1 के बाद आता है इंटरकाइनेसिस, है ना, इंटरकाइनेसिस। और फिर उसके बाद आपकी M2 शुरू होती है, M2 शुरू होती है, ठीक है। तो एक ही बार एस फेज जो है ये एक ही बार आया, एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। आप ये ना समझ लेना कि मियोसिस 1 खत्म हुई, इंटरकाइनेसिस में फिर से पता चले डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद शुरू हो रही मियोसिस 2, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही बार जो है डीएनए का रेप्लिकेशन, आगे
शुरुआत में हमने लिखा भी था और इस समय हमने पढ़ भी दिया। ठीक है, आप ये फिगर भी देख सकते हो, जो 2 सेल्स हमने बनाई थी वो उसका हमने क्या किया, माइटोसिस करा दिया। देखो यहाँ पे एक एक क्रोमेटिड इससे अटैच है नीचे साइड में और एक क्रोमेटिड दोनों की ऊपर साइड में अटैच है ना। फिर ये देख लो ऐसे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। चैप्टर खत्म हो गया हमारा। मियोसिस जो होती है ये कंजर्वेशन करती है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आपको पता है जब गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म या ओवम जब बनता है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का क्या होगा, वो होगा कंजर्वेशन होगा, बचाव होगा। ठीक है, अक्रॉस जनरेशन है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम देखेंगे तो इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है ना। हालांकि लिखा है एनसीईआरटी ने, इवन दो पर से पैराडॉक्सली, मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर बचाव कौन करता है। भाई वैसे तो क्रोमोसोम का नंबर कौन बचा के रखता है, माइटोसिस, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर ही रहते हैं। मियोसिस में तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, फिर भी हम कहते हैं मियोसिस बचा के रखती है, क्योंकि अक्रॉस जनरेशन हम देख रहे हैं, है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसके नाम मियोसिस जो होती है, इसमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन पॉपुलेशन एमंग वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समरी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक्स्ट्रा आपको पढ़ने को है ना, इसी वजह से आप खुद से समरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको करना है तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस टाइप के होंगे। व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर मेमोलियन सेल, 24 घंटे। नॉर्मली हमारी सेल 24 घंटे में डिवाइड होती है। मैमल्स की बात हो रही है, हम भी मैमल्स हैं। अच्छा, डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस में सेल का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में आपका फॉरो फॉर्मेशन आता है और सेल प्लेट फॉर्मेशन आता है। ठीक है, डिस्क्राइब इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, तो एस है ना, G1 S और G2, इन तीनों फेजेस को आप डिस्क्राइब कर दो। व्हाट इज G0 या क्विसेंट फेज, मतलब ऐसी सेल्स जो कि डिवाइड नहीं कर रही हैं, या सेल साइकिल के अंदर नहीं है, उनको हम G0 फेज में कहते हैं। जैसे नॉर्मली हमारी हार्ट की सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, तो G0 फेज में बैठी हुई हैं। ये अगर कहीं कंडीशन अगर ऐसी आ गई कि डिवीजन करने की जरूरत पड़े तब करेंगे डिवीजन, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहलाता है, क्योंकि सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर आ जाते हैं, इस वजह से इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। सेंट्रोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। सेंट्रोसोम स्पिंडल इक्वेटर की ओर जाते हैं, किस स्टेज में ये होता है, बताओ जल्दी से। ये होता है मेटाफेज में। ठीक है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, बहुत सिंपल फेज, एनाफेज। ठीक है, पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग कहाँ होती है, आपने पढ़ा था लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती थी या पेयरिंग होती थी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती थी, पैचिटीन में, पैचअप हो रहा है ना, आप ऐसे कह सकते हो पैचअप हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। सिनेप्सिस क्या होता है आपको पता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के साथ में आना। बाइवेलेंट क्या होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम में, क्योंकि दो क्रोमोसोम इस वजह से बाइवेलेंट कहते हैं। कैजमेटा क्या होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर जो कि बनता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का यूज लगा करो, इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट डिफर्स फ्रॉम दैट एनिमल सेल, आपको पता है ऑलरेडी, सेल प्लेट फॉर्मेशन और फॉरो फॉर्मेशन, है ना। फाइंड एग्जांपल्स वेयर द फोर डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। कोई जरूरत नहीं है ये करने की, हमारे सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, हमें ये नेट से सर्च करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज ऑफ माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस के एनाफेज में अंतर बताओ। अच्छा, बता पाओगे क्या, एनाफेज जो होती है माइटोसिस में और मियोसिस में, उसमें अंतर, तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज वन ऑफ मियोसिस, हाँ बता लोगे बिल्कुल, क्योंकि माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है, लेकिन मियोसिस के एनाफेज वन में सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं होती है ना। क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, लिस्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस कर लोगे। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कर लोगे। डिस्कस विथ योर टीचर, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। नंबर है मेरा 9140001225। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, डिस्कशन जो भी होगा कर लेंगे वहां पे। कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। माइटोसिस क्या बिना डीएनए रेप्लिकेशन के हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अगर आपके पास समय होगा तब, है ना, फालतू लेके ना बैठ जाना कि हाँ 15 दिन बाद एग्जाम है और हम ये लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अच्छा है और
आप आंसर जरा ढूंढना, ठीक है। क्या बिना डीएनए रेप्लिकेशन के एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके बिना माइटोसिस हो सकती है, ठीक है। कैन देयर बी अ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, बिना सेल डिवीजन के क्या डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आप ही देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देखोगे। एनालाइज द इवेंट्स ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग टू पैरामीटर चेंज। तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, ये सब किस स्टेज में चेंज हो रहा है, किस स्टेज में बदल रहा है, किस स्टेज में नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा चैप्टर, आपको हर चीज समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है ना। मतलब हो सकता है ना समझ में आई हो, जो भी चीज ना समझ में आई होगी तो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मौज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय।